गुमराह एपिसोड 196। मेरे शब रोज की अजियतें और बढ़ गई थीं। तकदीर मेरा साथ छोड़ती जा रही थी। मुझे यकीन था कि उस पलस्तर में रखकर वो कोई ऐसी चीज अमेरिका ले आए थे जो आम हालात में हरगिज नहीं ला सकते थे। मुझे एहसास तक नहीं हुआ था कि उन्होंने मेरी टांगों के बाल इस हद तक मोड़ दिए हैं। खुदा जाने वो मेरे भटके हुए वजूद से क्या करते रहे थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो उस पलस्तर में दबाकर पाकिस्तान से हीरोइन ले आए हों। यह ख्याल आते ही मैं एकदम बिस्तर से उठ गया। इसका मतलब ये था कि वो मुझे बदतरीन किस्म के जुर्म में फंसाकर खुद अलग हो जाना चाहते थे। डॉक्टर धुम्मा ने सोचा होगा कि अगर कहीं मैं फंस गया तो वो खुद ही मुझसे भुगत लेंगे। उसका नाम कहीं नहीं आएगा। वो तो कागजात में किसी भी जगह मज़कूर नहीं था, ना कोई और। यहाँ तक कि विल्सन भी उससे अपना दामन छुड़ा सकता था और मिस हैरिसन कह सकती थी कि वो मेरे साथ नहीं है। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बिना पर वो मेरा ख्याल रख रही थी। कई बहाने बनाए जा सकते थे, लेकिन एक बात जाहिर थी कि वो मेरी टांगों पर इस किस्म की कोई चीज बांध कर लाए थे और उन्होंने मुझे शदीद बीमार जाहिर कर रखा था। और अब मेरा ये हाल था कि मेरे पास अपनी शनाख्त के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। न वीजा, न पासपोर्ट, न कोई और कागज। सब कुछ उनके पास था और वो उस तक मुझे कभी न पहुंचने देते। अब उन्हें बैठे बैठा एक बड़ा मोतबर और बड़ा ही बीमार करियर मिल गया था और माल उन्होंने मेरी टांगों से बड़े आराम से अलग कर लिया था। खुदा जाने वो चीज अमेरिका में कितने करोड़ में बिकी होगी। कोई क्या कह सकता है, मैं तो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। यह सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे तो अपने ही दुख चैन न लेने देते थे। एक वो हमनसीब आसिया थी जिसने ऐसा लिबास सोगवारा पहन लिया था कि खुशी उसके लिए अजनबी बन गई थी। मैं उसकी रिहाई की कोशिश कर रहा था। उसके दिन रात बर्बाद होकर रह गए थे। पता नहीं उसे कितनी अजियतें दी गई होंगी। यही हाल आबी का था। वो कहते थे कि वो अंधा हो गया है। अंधा तो वो पहले से ही था, वरना वो मेरे पीछे ना लपकता, मेरा साथ ना देता। वो मुझे पीरे कामिल समझता था। बिलाखिर तबाह हो गया। मैं उसके किसी भी काम ना आ सका और अगर अब उसकी बसारत जाया हो गई थी तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। दिन का पता नहीं ये कौन सा वक्त। सिगरेट का सारा पैकेट मैं तकरीबन फूंक चुका था। धूप ढलने लगी थी कि अचानक मुझे अपना बदन टूटता हुआ महसूस हुआ। मैं एक बार फिर बिस्तर से उठ गया। तंग आकर मैंने सीजर का दरवाजा खटखटा दिया। वो कुछ ही देर बाद दरवाजा खोलकर मेरे सामने आन ठहरा। वो शायद सोकर उठा था। यस प्लीज, क्या बात है? मैं जरा देर के लिए सो गया था। आज तारीख क्या है सीजर? मैंने दीवार का सहारा लेते हुए कहा। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। सारा बदन लरस रहा था। लगता था जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। गोया मैं लकोदक सहरा अबूर करके वहां पहुंचा था। जिस्म किसी चीज की तलब में बड़ी अजियतें उठा रहा था और सीजर दरवाजे में खड़ा मुझे बड़े गौर से देख रहा था। बताओ सीजर, आज क्या तारीख है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? ये मुझे क्या होता जा रहा है? मेरी मदद करो सीजर। मुझे समझाओ कि मैं कहाँ हूँ। मेरे आंसू बह निकले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज 11 तारीख है मिस्टर गयास, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? 11 का लफ्ज सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जहन का फ्यूज उड़ा दिया हो। तुम बकवास करते हो। आज 11 कैसे हो सकती है? जब मैं हवाई जहाज में बैठा तो उस रोज 3 तारीख थी। ये मेरे 8 दिन कहाँ चले गए? इसका मतलब यह कि तुमने मुझे 8 दिन तक बेहोश रखा। ओह नो, ऐसा ना सोचे मिस्टर गयास। आप बीमार हो गए थे। मुझे क्यों जगा दिया आपने? मैं शायद मर रहा हूँ सीजर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मैंने दीवार का सहारा ले रखा था मगर वो भी बेकार साबित हुआ और मैं एकदम फर्श पर बैठ गया। वो जिलानी को पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे। पता नहीं वो मुझे कैसी कैसी दवाएं देते रहे थे जिसकी वजह से मैं शल होकर रह गया था, वरना मैं तो ऐसा नहीं था। उस गैस ने मुझे बिल्कुल ही नाकारा करके रख दिया था। मगर उससे आगे क्या हुआ? वो मुझे सैन फ्रांसिस्को तक ले आए। सीजर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मेरी नब्ज़ें चेक करा था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो मुझे सहारा देकर पलंग तक ले गया। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपको दवा देता हूँ, परेशान ना हो। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा और उसका ताला खोलकर उसने एक डब्बे में से कैप्सूल निकाला और पानी का गिलास लेकर मेरे पास आ गया। आप ये कैप्सूल खा लें, अभी ठीक हो जाएंगे। ये आपके लिए डॉक्टर ने तजवीज़ किया था। उसने कैप्सूल मेरे मुंह में डाला और पानी का गिलास मुझे देकर बोला, ये खा लेने के बाद अभी कोई आधे घंटे में मैं आपको खाना भी खिला दूंगा। आपने तो लंच भी नहीं किया। मैंने पानी का गिलास खाली करके उसे दे दिया। वो बड़े गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। मेरा ख्याल है कोई 5 मिनट बाद ही मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आ गई और वो तशन्नुज की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होने लगी। अब मुझे सिगरेट की तलब महसूस हो रही थी। वो शायद सारे मरहलों से आगा था। उसने मुझे सिगरेट सुलगा कर दिया। आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। ये कहकर वो मुझे चादर उड़ाकर दूसरे कमरे में चला गया। उस कैप्सूल ने मुअज्जा नुमा असर दिखाया। मेरी तबीयत फिर से बहाल हो गई और अब सिगरेट मजा दे रहा था। मगर सवाल यह था कि उस कैप्सूल में आखिर ऐसी क्या चीज थी? बदन एकदम पुरसुकून हो गया था। वो बहुत अच्छी दवा थी, मगर उसकी जरूरत मुझे क्यों महसूस हो रही थी? आखिर मुझे क्या मर्ज लग गया था? कुछ तो मेरी समझ में आता। ना मुझे खांसी थी ना दमा।
ना मेरा दिल इतना कमजोर था कि मैं बात बेबार ढह जाता। कोई मर्ज मुझे होता तो मुझे उसका इल्म तो होता। मेरी जहनी हालत भी ठीक ही थी। कैप्सूल ना मिलने की वजह से मेरा दिमाग जो कैफियत महसूस कर रहा था अब वो खत्म हो चुकी थी। मगर ये मेरे 8 दिन कहाँ गुजरे, वो सारे के सारे बेहोशी की नजर हो गए। आखिर हुआ क्या था? वो लोग मुझे मिस हैरिसन के हवाले करके चले गए थे। मुझे वो टीका भी लगाती रही होगी। एक टीका तो मुझे याद था और उसकी वजह से मेरा दिमाग भी माफ हो गया था। फिर मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। ऐसे में वो मेरी बेखबरी से फायदा उठाकर खुदा जाने मुझे कहां से कहां ले गए और फिर सैन फ्रांसिस्को में ला उतारा। ये भी मुझे सीजर नहीं बताया था, मगर उसका क्या भरोसा कि ये जगह सैन फ्रांसिस्को ही थी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। वहां एक वसी बाग नजर आता था, उससे आगे एक सड़क और बस। किसी बात से मालूम नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। माहौल अलबत्ता बहुत बदला बदला सा नजर आता था। चीजों की हालत के एहसास दिलाती थी कि मैं अपने वतन से बहुत दूर निकल आया हूँ। उस हबशी की मौजूदगी भी यही बताती थी और अब वो मेरे लिए खाना लेने के लिए चला गया था। मैंने अच्छा किया कि माँ जी को अपनी कोठी में ठहराया था। काबिल एतबार मुलाजिम भी उन्हें दे आया था। रुपया भी उनके पास मौजूद था। उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होगी। एक आसिया के बारे में सोचकर मेरा दिल अजरदा हो जाता था, मगर वो अपनी तकदीर भुगत रही थी। कोई 15 मिनट बाद सीजर मेरे लिए खाना ले आया। इस बार वो ढेर सारा गोश्त साथ लाया था। चमचे, कांटे, प्लेटें, ट्रे, खाने का सामान, सबका सब इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अमरीकी खाना है। मेरी भूख अचानक ही औद कर आई और मैं खाने में जुट गया। कहीं ये सुअर का गोश्त तो नहीं है मिस्टर सीजर? मैं समझा नहीं। मैं पूछता हूँ, कहीं ये खंजीर का गोश्त तो नहीं है? ओह नो, ये भेड़ का गोश्त है। मुझे मालूम है कि आप सुअर का गोश्त नहीं खाते। डॉक्टर डोमन भी नहीं खाते। मुझे पता है, वो बकरी और भेड़ के गोश्त को तरजीह देते हैं। तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या मर्ज था। मेरे ये 8 दिन कहाँ गुजरे? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर डोमन ये कहता था कि आप बीमार थे। तुम उनसे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। उस कैप्सूल ने अच्छा असर किया है। वैसे मिस्टर गयास, डॉक्टर आलिया भी आपको देखने आई थी। वो आपके बारे में बहुत परेशान थी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सीजर कि तुम मेरी उनसे मुलाकात करा दो। आलिया अच्छी औरत है। मैं उसकी वजह से यहाँ आया हूँ, वरना मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो शायद शाम को इधर आ जाए। इंतजार करो। ये कहकर वो अपने कमरे में जा घुसा। दरवाजा उसने अपनी तरफ से बंद कर लिया और मैं फिर सोच के गिरदाब में फंस गया। मेरे परवरदिगार, ये मैं किस मुसीबत में घिर गया हूँ? यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मेरी बात समझ सके। पता नहीं वो मुझे किस लिए यहाँ लेकर आए हैं। वो सामने भी नहीं आ रहे। आखिर वो चाहते क्या हैं? सीजर के दिए हुए कैप्सूल ने मेरे बदन में ठहराव पैदा कर दिया था, मगर उसके बावजूद मैं शदीद कमजोरी महसूस कर रहा था। वो बहुत दिनों बाद मुझे खींच खांच कर जिंदगी की सरहद पर वापस ले आए थे और अब तक पिछले 10-12 दिनों से वो मुझे टीकों के जरिए मुसलसल बेहोश रखते चले आए थे। और यही वजह थी कि मुझे शदीद नकाहत का एहसास हो रहा था, लेकिन मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं था। अगले 2 दिन मेरे इस हाल में बसर हुए कि हर रोज 10-11 बजे मेरी हालत गैर होने लगती। फिर मुझे किसी शय की तलब महसूस होती, यूं जैसे मेरे अंदर से कोई चीज नोची जा रही है। कलेजा जलने लगता। नाश्ता तो मैं ठीक से कर लेता, मगर उसके कोई 2 घंटे बाद मेरे जिस्म में शदीद तशन्नुज जैसी कैफियत पैदा होने लगती। सीजर मेरी उस हालत को समझने लगा था। उसने 2 दिनों में मुझे फिर कैप्सूल के ज़ेरे असर रखा। उसका नतीजा ये निकलता था कि मेरा जहन फिर हिलकोरे रहने लगता और मैं एक अजीब से बेकैफ सुरूर में डूबने लगता। वो ऐसा सुरूर था जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था, मगर उससे मेरे लिए कोई मफर भी ना था। उसके बारे में मैंने सीजर से कई बार पूछा भी, मगर वो मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। बस यूं ही आए बाएं शाएं करके रह जाता। उसके लफ्जों से मेरी तसल्ली कहाँ होती। तीसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। वो सुबह शाम मेरी खिदमत में मसरूफ रहता। शायद उसे कोई और काम नहीं था। उसे सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए वहां मुतय्यन किया गया था। अंदाजा मेरा यही था। वो डॉक्टर भी फिर नहीं आया और मैंने भी उसके बारे में दोबारा सीजर से नहीं पूछा। शायद वो मुझे कोई सही बात बताने पर आमादा ही नहीं था और उसके खिलाफ मेरे दिल में नफरत बढ़ती चली जा रही थी। उसने शायद यही समझ लिया था कि मैं कोई बड़ा ही घामड़ किस्म का आदमी हूँ जिसे वो जिस तरह चाहे नचा सकता है। डॉक्टर धुम्मन ने, जिसे वो डोमन कहता था, शायद उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चौथे रोज तो हद ही हो गई। मुझे नाश्ते के बाद ही उस चीज की तलब महसूस होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मुझे किसी बहुत ही घटिया से नशे का आदी बना रहे हैं, वरना तो कोई वजह ना थी कि मैं यूं ठीक वक्त पर आपे से बाहर हो जाता। मेरा जिस्म खामखा चटकने लगता, सांस धूकने की तरह चलने लगती। इसका मतलब क्या था आखिर? मेरी तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो मैं एक बार फिर उठकर दरवाजे की तरफ लपका। तब मुझे महसूस हुआ कि सीजर किसी न किसी राह से मुसलसल मेरी निगाह को हरकत में रखता था, क्योंकि अभी मैंने दरवाजा खटखटाया भी नहीं था कि वो एकदम पट से दरवाजा खोलकर मेरे सामने आन ठहरा। हेलो फ्रेंड,
क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं मेज का सहारा लेकर रास्ते में ही रुक गया। तुम्हें मालूम है सीजर कि मैं कौन हूं? मैंने अपना सांस दबाते हुए कहा। मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी, मगर वो मेरी आंखों के रंग को समझ न सका। मालूम होता फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। लो, ये कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाओगे। मेरे सवाल का जवाब दो, जानते हो कि मैं कौन हूं? ओ हेल विद इट, पता नहीं तुम किस नाली के कीड़े हो। खाओ कैप्सूल, ये लो पानी। उसने कैप्सूल मेरे मुंह तक लाते हुए कहा। ग्लास उसके बाएं हाथ में था और नल का उसने खुला छोड़ दिया था। मैं ये कैप्सूल नहीं खाऊंगा कमीने, तुम मुझे नशे का आदी बना रहे हो। तुम समझते क्या हो मुझे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? गंदे चूड़े निगरो। मेरी आवाज एकदम बुलंद हो गई। वो मेरी ये कैफियत देखकर मुस्कुराने लगा। तुम होश में नहीं हो, ये कैप्सूल खा लो, अभी ठीक हो जाओगे। लो शाबाश। मगर जैसे ही वो कैप्सूल मेरे मुंह में डालने लगा, मैंने बदन की सारी कुव्वत हाथों में मुज्तमा करके उसकी गर्दन पर उंगलियां रख दी। वो मोरसानुमा उंगलियां हरकत में आई तो सीजर एकदम तड़प कर पीछे हटा, मगर उसके अक़ब में वार्डरोब था। जगह ना होने के बराबर थी। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां उसकी गर्दन के अंदर गहरी धंस चुकी थी। दूसरा सांस उसे लेना नसीब न हुआ और वो औंधे मुंह जमीन पर जा पड़ा। उसकी सिर्फ आंखें खुली रह गई थी। कैप्सूल फर्श पर गिर चुका था। ग्लास किरची किरची हो गया था और किसी को इल्म नहीं था कि मेरा मुहाफिज किस राह से किस तरफ निकल गया था। उसको बेबस करके मैं चंद लम्हों तक यूं ही मेज के साथ खड़ा गौर से उसे देखता रहा। मेरा कलेजा उलटने लगा था। अभी तक मेरा जिस्म लरज रहा था। किसी शय की तलब ने मुझे पागल कर रखा था, मगर मैंने तहैया कर रखा था कि खा कुछ हो जाए, मैं उस कैप्सूल का जहर हलक से नीचे नहीं उतारूंगा। ये मेरा अहद था जो मैंने अपने बेजान दिल से कर रखा था। मैं जान चुका था कि वो हीरोइन का कैप्सूल है। उसका रंग ही बताता था कि वो क्या चीज है। वो मुझे उसका आदी बना रहे थे। अब तो 15 दिन गुजर चुके थे और शायद वो अब तक अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गए थे। मेरी वापसी नामुमकिन थी। वो यही समझ रहे थे कि मैं एक बार उस राह पर लग गया तो फिर मेरी वापसी ना हो सकेगी। मैं खुद नशे की तलाश में मारा मारा फिरूंगा, भीख मांगूंगा, सड़कों पर आवारा फिरकर एक कैप्सूल के लिए अपना सब कुछ हार दूंगा। मगर वो जिलानी को नहीं समझते थे। वो मेरे इरादे की पुख्तगी को नहीं जानते थे। हालांकि नशा पहली जिस चीज को तबाह करता है वो आदमी का इरादा ही है। मगर उस रोज मैंने तहैया कर रखा था कि खा कुछ भी हो जाए, मैं वो कैप्सूल नहीं खाऊंगा। मगर कोई चीज ऐसी थी जो मुझे मुसलसल उस कैप्सूल की तरफ धकेल रही थी, और वो बड़ी पागल कुव्वत थी। उसके सामने हिमालय जैसा पहाड़ भी होता तो रेजा रेजा हो जाता। वो बड़ी मीठी छुरी थी जिससे वो मुझे सिबा कर देना चाहते थे। मैंने वो कैप्सूल फर्श पर से उठाया और उसे मेज पर रखकर खोल दिया। उसकी दवा अब मेरे सामने थी। वो निस्वारी रंग की दवा जो जिस्म में उतरकर आदमी को रेजा रेजा कर देती है। मैंने कैप्सूल की राख फर्श पर गिराकर पांव से मसल डाली और सीजर को खींचकर पलंग के नीचे डाल दिया। मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। घबरा कर मैं फिर पलंग पर लेट गया, लेकिन ना मेरा जहन ठिकाने था ना दिल। कितनी देर तक मैं बेसुध होकर पलंग पर लेटा रहा। जब मैं फिर से आजिज आने लगा तो मैंने उठकर एक गिलास लिया और उसमें पानी भरकर हलक से नीचे उतार लिया। मगर भला पानी से क्या हो सकता था? परेशान होकर मैं सीजर के कमरे में जा घुसा। उस पट्टे ने अपने लिए खूबसूरत पलंग बिछा रखा था। उसे भी कालीन मयसर था। पलंग के करीब एक दूसरे से खासे फासले पर मुझे 2 जूते नजर आए। उनमें एक मर्दाना था और दूसरा जनाना। तो इसका मतलब यह था कि इधर कोई औरत भी सीजर की मेहमान थी और वो उस कमरे में किसी न किसी वक्त जरूर आती थी। मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। वहां भी एक वार्डरोब मौजूद थी। उसको जब मैंने खोला तो उसके दाएं हाथ सीजर के कपड़े थे और बाएं हाथ किसी खातून के। कुछ दूसरी चीजें भी मौजूद थी। एक स्लेटी रंग का हेड भी उधर धरा था। मैंने सीजर के कपड़े अपनी जगह से हटाकर देखे तो वहां मुझे एक पिस्तौल का खोल नजर आया। उसके साथ कुछ गोलियां भी थी। गोया सीजर ने वो सामान किसी खास मकसद के तहत जमा कर रखा था। मुझे यकीन था कि पिस्तौल उसके पतलून के नेफे में फंसा होगा। वो मेरे सामने उसकी नुमाइश भी कर चुका था। कमरे में पलंग के सामने हल्की फुल्की कुर्सियां रखी थी जिनकी पॉलिश हैरान कुन थी। वो चांदी की बनी हुई नजर आती थी। सीजर को रिहाइश के लिए उम्दा कमरा मिला हुआ था। मैंने वार्डरोब के दाएं हाथ रखी मेज की दराजें खोली, मगर उसमें सीजर के जाती इस्तेमाल की चीजों के सिवा और कुछ ना था। कुछ सिगरेट, कुछ तंबाकू, 2 पाइप। कागज वहां कोई ना था। अलबत्ता निचली दराज में 2 शीशियां पड़ी थी और उनमें वही कैप्सूल मौजूद थे जिनका मजा मैं चख चुका था। वो कमरा दूसरी तरफ से पूरी तरह बंद था। वहां से बाहर निकलने का दरवाजा दूसरी तरफ से मुकफ्फल था। खिड़की पर पर्दा खींचा था, गहरे नीले रंग का। वो मैंने खींचकर देखा तो मेरे सामने वही मंजर था जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। सामने एक बड़ा सा लॉन था और उससे आगे एक सड़क थी और बस। वो सड़क उस घड़ी खासी आबाद नजर आती थी। ट्रैफिक दोनों सिमतों में जा रही थी। मुसीबत यह थी कि अभी तक वो मेरी कैफियत जायल नहीं हुई थी। मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। बाएं हाथ एक बड़ा सा चूल्हा रखा था। पता नहीं वो उसे क्या कहते थे। था वो गैस का चूल्हा। सीजर उसी पर सारी चीजें पकाता था।
उसके दाएं हाथ एक फ्रिज रखा था और उसमें सीजर ने खाने पीने की चीजें भर रखी थी। एक बोतल में मुझे सेब का रस नजर आया। वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खुशजायका चीज थी। वो निकाल कर मैंने मुंह से लगा लिया। सेब का रस ताजा था और दिल को सुकून देता था। उसे पीकर मुझे आराम महसूस हुआ। एक खाना गोश्त से भरा हुआ था और वो यख होने के लिए छोड़ दिया गया था। निचले खानों में खाने पीने की चीजें थीं। अंडे मुझे ज्यादा बेहतर नजर आए। उन्हें निकालकर मैंने तलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। कुछ ताजा रोटी वहां रखी थी, वही मेरे काम आई। गोश्त भूनने का मैं आदी ना था, उसका मुझे तरीका ही नहीं आता था। जूं तो करके मैंने अंडे तले और बगैर नमक मिर्च डाले वो मैंने डबल रोटी किस्म की चीज से जहर मार किए। दोपहर हो चुकी थी और अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। बिलाखिर मैंने सीजर के कमरे से शराब की बोतल निकालकर अपने सामने रख ली। वो कोई बहुत ही उम्दा किस्म की विस्की थी और मैं अपने नशे की तलब को शराब की नजर कर देना चाहता था। शायद उससे मुझे कुछ सुकून मिल जाता। वहां सोडा भी मौजूद था और ये अच्छी बात थी, वरना खाली विस्की चढ़ाकर तो शायद मैं कहीं का न रहता। बैठे बिठाए मैं 2 गिलास भरकर पी गया और फिर मैं इस इंतजार में बैठ गया कि देखूं क्या होता है, मेरा जिस्म उसे कबूल करता भी है या नहीं। मगर मैंने जल्दी महसूस कर लिया कि बात नहीं बन रही। मैं जिस चीज की तलब में मर रहा था, शराब उसका नैमुल बदल नहीं बन सकती थी। मैंने शराब की बोतल अलग रख दी और एक बार फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सिगरेट कुछ मजा तो देता था, मगर बात फिर भी नहीं बन रही थी। जी चाहता था उसे सारे का सारा मैं निगल लूं। उन खबीसों ने मुझे तबाह करके रख दिया था। ऐसा नशा मुझ पर सवार कर दिया था कि अब उसके मुकाबले में कोई और चीज मुझे मजा नहीं दे रही थी। मैं उस नशे का गुलाम होकर रह गया था। सीजर के होश में आ जाने का भी मुझे डर था और उसको रोक देना बेहद जरूरी था। इसी ख्याल से उठकर मैंने पलंग के नीचे से उसे निकाला और उसके हाथ पांव कसकर बांधने के बाद उसे बड़ी मुश्किलों से मैंने पलंग पर लिटा दिया। मेरे हाथ पांव काम नहीं करते थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने ढिल्लो साहब की हवेली में कैदियों को भंग का प्याला पीते देखा था। वो बहुत चीखते चिल्लाते थे, मगर उनकी कोई नहीं सुनता था। शायद वो लोग मेरा भी वही हाल कर देना चाहते थे, मगर मैंने तय कर रखा था कि खुद पर यह जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं देखूंगा कि मेरा जिस्म कब तक अपनी जिद पर कायम रहता है। मैं दुनिया की हर शय उसे फराहम कर सकता था, मगर हशीश, भंग, हेरोइन, LSD या ऐसी और कोई चीज उसको नहीं दूंगा, खा मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। मैं अपने कमरे से निकलकर सीजर के कमरे में जा घुसा। उसका पिस्तौल मैंने अपने कब्जे में ले लिया था। वो पिस्तौल मेरे बहुत काम आ सकता था। उसके चैम्बर में 9 गोलियां रखी थी और उनमें से अभी वो कोई भी न चला सका था। उसकी पतलून की पिछली जेब से मुझे एक बटवा और कमरे की चाबियां भी मिल गई। बटवे में को $25 मौजूद थे, वो मैंने अलग कर लिए। बटवे की दूसरी चीजें मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। अलबत्ता छोटी सी डायरी ऐसी थी जिसमें कई लोगों के नाम और फोन नंबर लिखे थे और उसमें सीजर ने डॉक्टर धुम्मन और आलिया के पते भी लिख रखे थे और फोन नंबर भी। इससे यह मालूम होता था कि वो किसी एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि फोन नंबर दोनों नामों के आगे एक ही था। सीजर ने अलमारी में अपने कपड़े टांग रखे थे। उनको निकालकर मैंने अपने लिए पतलून पसंद की। फिर एक सफेद कमीज और स्वेटर पहनकर मैं आईने के सामने जा खड़ा हुआ। वो लिबास मुझे ठीक ही था। टाई गर्दन में लटकाकर मैंने कोट पहना तो वो मुझे पूरा दिखाई दिया। उसका कदकाठ मेरे बराबर था और ये अच्छी बात थी। मुझे वहां से निकल जाने के लिए एक उम्दा लिबास की अशद जरूरत थी, वरना मैं तो वहां मरीजों के से कपड़े पहनकर लेटा था जो मेरी बेहोशी में मुझे पहना दिए गए थे और जिनको फेंक देना ही मेरे लिए बेहतर था। मैं उस वक्त इमारत की 4थी मंजिल पर था। दोनों कमरों में हर चीज का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने अकबी दरवाजा खोल दिया। सामने एक वसी और इस गुलाम गर्दिश थी जिसके दोनों तरफ कमरे बने थे। एहसास मुझे यह हो रहा था कि डॉक्टर धुम्मन वहां ज्यादा से ज्यादा 4-6 कमरे किराए पर लेकर बैठा होगा। वो सारी इमारत तो नहीं खरीद सकता था, ना उसे किराए पर ले सकता था। माहौल कतन अस्पताल जैसा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, हवा की एक तेज बाढ़ ने मुझे रोक लिया। बाहर हवा बहुत सर्द थी। मैं किसी तरफ ध्यान दिए बगैर राहदारी अबूर करके लिफ्ट तक जा पहुंचा, जिसने चंद ही लम्हों में मुझे इमारत के बाहर पहुंचा दिया। एक अजीम व शान शहर मेरे सामने था, जिसके आगे पीछे की कोई बात मैं समझ नहीं सकता था। मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि एक दिन मुझे कोई बांधकर अमेरिका भी पहुंचा देगा। उस शहर से मेरा वास्ता सिर्फ इतना सा था कि उसमें धुम्मन और आलिया रहते थे और उन्होंने किसी जगह एक खैराती अस्पताल भी खोल रखा था। मैंने ये तहिया कर रखा था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। वो इसी काबिल थे। मगर उस घड़ी मेरे दिल में उनके लिए इंतकाम के बजाय रहम की, हमदर्दी की और मोहब्बत की रमक पैदा हो रही थी। शायद इसलिए कि वो भी वहां परदेसी थे और मैं भी उस शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन मेरी सोच के जाविये दुरुस्त नहीं थे। मुझे उन्होंने खास मकसद के तहत वहां बुलवाया था। मेरी टांगों पर पलस्तर चढ़ाकर वो खुदा जाने क्या चीज वहां से अमेरिका ले आए थे। अभी तक मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं हो सकी थी। वो शहर मेरे लिए हैरत का बायस था। मैं कोई 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा। मालूम यह हुआ कि मैं हाई स्ट्रीट में खड़ा हूँ। वह अस्पताल कहीं बहुत पीछे रह गया था, जिससे मैं अभी अभी बाहर निकला था। मैं चाहता भी तो दोबारा वहां नहीं पहुंच सकता था। उस वक्त शाम बहुत आगे जा चुकी थी।
मुझे भूख ने निढाल कर रखा था और मेरी जेब में सिर्फ $25 थे। कितनी देर तक मैं उस चारा पर घूमता रहा। रात ठंडी और यखबस्ता थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किधर निकलूं। वहां होटलों, क्लबों और थिएटरों की एक वसी दुनिया आबाद थी। अस्पताल से निकले मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। वो दौलत जो पाकिस्तान में रह गई थी मेरे साथ होती तो मैं जी भरकर उस शहर के नेहा खाने देख सकता था। एक होटल के सामने बिला आखिर में जा ठहरा। वो कोई अच्छा ही होटल था। मैं तेजी से दरवाजा खोलकर हॉल में जा घुसा। माहौल नीम तारीख सा था। बत्तियां बहुत मध्यम चल रही थी। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि वो लोग मोमबत्तियों से काम चला रहे थे और खामखा ख्वाबनाक सी कैफियत उन लोगों ने वहां पैदा कर रखी थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मेजों पर बैठे हुए लोग अपनी अपनी तरंग में झूम रहे थे। एक वेटर फौरन ही मेरी तरफ लपका। उसका रंग गंदुमी था। मैं समझा वो शायद मेरे ही वतन से ताल्लुक रखता है, मगर वो बंगाली निकला। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैं उसे खाने का ऑर्डर देकर मेज पर रखे अखबार देखने लगा, मगर मेरा जहन बुरी तरह मुंतशिर था। समझ में नहीं आता था कि सूरत हाल से मैं कैसे छुटकारा पा सकूंगा। मेरे पास अपनी शनाख्त के लिए कोई कागज मौजूद नहीं था और मेरा पासपोर्ट भी उन लोगों ने गस्ब कर रखा था। सीजर के कमरे में ऐसी कोई चीज ना मिल सकी जो मेरी मदद कर सकती। अगर मैं वहां वापस जाना भी चाहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, और फिर मेरे पास इतना किराया कहां से आएगा। उस माहौल से मुझे शदीद वहशत महसूस हो रही थी। खुदा जाने मैं उस अस्पताल से बाहर कैसे निकल आया था और किसी ने मेरा पीछा क्यों नहीं किया था। उन्हें तो मेरे बारे में बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। वो मुझ पर कैसे एतबार कर गए और सीजर के सिलसिले में वो इतने बेपरवाह कैसे हो गए। अभी मैं खाना शुरू कर ही रहा था कि अचानक एक खातून किसी तरफ से उठकर मेरी मेज तक आन पहुंची। वो कोई बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू लगाए हुए थी। एक गहरे सुर्ख रंग का कोट उसने पहन रखा था। जब वो मेज के बिल्कुल करीब पहुंची तो मैंने सर उठाकर उसे देखा और लुकमा मेरे हाथ में ही रह गया। वो गहरी नीली आंखों में अजीब सी मासूमियत लिए मुझे देख रही थी। वो बोली, इफ यू डोंट माइंड। ओ नो, प्लीज बी सीटेड। मैंने लुकमा प्लेट में रखते हुए कहा और उसके एहतराम में कुर्सी से उठ गया। मेरा नाम साफनर है। साफनर। मुझे गयास कहते हैं। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैं पिछले साल इस्लामाबाद गई थी। तबादले की वजह से हमें वापस आना पड़ा। मेरे शौहर विलियम वहाँ एक फर्म में काम करते थे, फिर उनका तबादला हो गया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्र है किसी को यहाँ इस्लामाबाद के बारे में तो मालूम है। बहुत अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान तो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। जी हाँ, ये तो है। हम भी अमेरिका के बहुत शुक्रगुजार हैं। वो हमारी खैरात ज़कात का बहुत ख्याल रखते हैं। आप क्या पीना पसंद करेंगी? मैंने कॉफ़ी के लिए कह दिया है। खाना? जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके शौहर नहीं आए? जी नहीं, वो न्यूयॉर्क में है। उन्होंने यूएनओ की मुलाजमत कर ली है। मेरे वालिदैन यहाँ हैं। मैं उनके पास आई हुई हूँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं इसी सड़क के आखिर में रहती हूँ। दरअसल मुझे पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद हैं। बड़े हमदर्द और मेहमान नवाज होते हैं। मैं भी उनकी मेज़बानी करके बहुत खुश होती हूँ। दरअसल ऐसा है कि विलियम से मेरी कुछ अनबन हो गई है। वो मुझे धोखा देता रहा है, इसीलिए मैं उसे छोड़ आई हूँ। कुछ वक्त होगा आपके पास? वक्त ही वक्त है। और है क्या मेरे पास? कोई खिदमत हो तो मुझे बताएं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। आप बड़े मजे की बातें करते हैं। शुक्र है कि आज मेरी मुलाकात एक अच्छे पाकिस्तानी से हो गई। मैंने कहा है ना कि मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। इस्लामाबाद में मैंने बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। अब वापस कब जाएंगे आप? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई काम है आपको वहाँ? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दरअसल वहाँ मेरी 2 सहेलियां बन गई थी। एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी, मिस सायरा बानो, और दूसरी आपके वुमेन्स डिवीजन में खातून थी, मिस शकीला खिलजी। उनको मैंने खत भी लिखे, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप वापस जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कह दें। ये तो हो ही जाएगा। क्या मैं आपको मिस कह सकता हूँ? हर्जी क्या है? अब तो विलियम मेरी जिंदगी से खारिज हो ही चुका है। वो किसी कैथरीन के पीछे लगा है। अव्वल दर्जे का बदमाश निकला वो। हर दूसरी औरत के पीछे भागने लगता है। हर पहली औरत के पीछे क्यों नहीं? मैंने पूछा। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी और गायब हो गई। मैंने खाना खत्म किया तो इतने में बैरा कॉफी लेकर आ गया। उसने बड़े सलीके से एक प्याली मेरे सामने रखी और बोली, वैसे आप यहाँ आए किस लिए हैं? मेरा मतलब है कोई मुलाजमत कर ली है आपने यहाँ? जी नहीं, कुछ और ही किस्सा में साफनर, फिर किसी वक्त बताऊंगा मैं आपको। मेरा ख्याल है कि वो कुछ कहते कहते रुक गई। आप कुछ कह रही थी मिस साफनर? अगर आपका कोई काम ना हो तो मेरे साथ चले, कुछ वक्त मेरे साथ गुजारें। मैं दरअसल बहुत ज्यादा तन्हाई महसूस कर रही हूँ। कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई खास काम नहीं। मैंने कॉफी खत्म करते हुए कहा और बिल देने के लिए वेटर को बुलाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सारा बिल उसने खुद अदा कर दिया। रकम कुल $60 बनी थी और ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी। आइए,
मेरा ख्याल है हम पैदल चलते हैं, बाहर मौसम बहुत खुशगवार है। हाँ, ये बेहतर रहेगा। ये कहकर मैं उसके साथ उठने लगा तो मैंने देखा कि मेज के पास एक छोटा सा ब्रीफकेस रखा था और उसका मंशा ये था कि मैं उसे उठा लूं। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। मैंने बड़े इत्मीनान से वो ब्रीफकेस उठाया तो उसके कदम बड़े दरवाजे की तरफ उठ गए। मैं उससे कोई 2 कदम पीछे था। दरवाजे से निकलकर उसने चारों तरफ बड़े गौर से देखा और बाएं हाथ के रास्ते पर चल दी। अब मैं उसके करीब होकर चल रहा था। वो कुछ घबराई हुई नजर आने लगी थी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। वो सरगोशी में मुझसे बोली, विलियम ने मेरे पीछे सुराग वैसा लगा रखे हैं, आप मुझसे 10 कदम दूर होकर चले तो ज्यादा बेहतर होगा। उसका अंदाज बड़ा ही मुरब्बियाना था, जैसे कोई बड़ी ही वफादार खातून बड़े एतमाद से कोई बात अपने शौहर से कह रही हो। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। ये कहकर मैं उससे कोई 10 कदम आगे निकल गया। मेरा ध्यान अलबत्ता पीछे ही था। ब्रीफकेस मेरे हाथ में झूल रहा था। मैंने सिगरेट सुलगाया और उससे आगे आगे चलने लगा। ठहर ठहर कर, रुक रुक कर मैं उसे देख लेता था। हैरत मुझे ये थी कि विलियम ने उसकी जिंदगी में एक और गहरी नकब लगा रखी थी और वो ये मालूम करना चाहता था कि सॉफ्टनर के दिन रात कैसे गुजरते हैं। खुद वो न्यूयॉर्क में मजे से रह रहा था। सॉफ्टनर भी शायद उसके एतमाद पर पूरी नहीं उतर रही थी। यही वजह थी कि वो उसके पीछे सुराग रसान लगाने पर मजबूर हो गया था। ये बहुत ही आम और घटिया सा तरीका था दूसरों को जलील करने का। अचानक सॉफ्टनर के कदमों की चाप मुझे अपने करीब आती महसूस हुई। उसे देखने के लिए मैं रास्ते के एक तरफ होकर रुक गया तो वो मेरे पास से गुजरती हुई सरगोशियाना आवाज में बोली, मेरे पीछे चले आए, मैं 10 कदम आगे चलती हूँ। ये कहकर वो आगे निकल गई। पहली मर्तबा मैंने उसके सरापे को बगौर देखा। उसे अपनाकर ये समझा जा सकता था कि सारे जहां की दौलत मिल गई है। ये उसके शौहर की बदनसीबी थी कि वो सॉफ्टनर से हाथ धो बैठा था। सॉफ्टनर कोई आधा फरलांगी चली होगी कि वह बाएं हाथ एक गली में मुड़ गई। मैं उससे कोई 10 कदम पीछे था। 2 इमारतों के सामने से गुजरकर वो एक दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। गली बिल्कुल सुनसान थी। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने इशारे से मुझे एक इमारत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहा और खुद वो ऐसी बन गई जैसे मुझसे कतई ना वाकिफ हो। सीढ़ियां ज्यादा दूर नहीं थी, मगर जैसे ही मैं 6ठे कदम पर पहुंचा, एक आदमी अचानक ही मेरे सामने आ गया। हे मिस्टर, ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, जल्दी करो। उसकी आवाज में एक अजीब तरह का तहकुम था। सॉफ्टनर उस दीवार के साथ खड़ी थी और मैं उसे नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने बाएं हाथ में खंजर थाम रखा था। लगता था कि वो उसको चलाने का फन जानता है। उसने एकदम मुझसे ब्रीफकेस झपटने की कोशिश की, मगर उसका अंदाजा बिल्कुल ही गलत था। जैसे उसने ब्रीफकेस की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने उसकी टांग पर एक जबरदस्त ठोकर लगाई। वो उलटकर सीढ़ियों पर लुढ़क गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और भींची भींची आवाज में बोला, ब्रीफकेस इधर दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर इस अरसे में मैं खुद को संभाल चुका था। जैसे ही वो गुर्राता हुआ उठा, मैंने पूरी कुव्वत से ब्रीफकेस उसकी कनपट्टी पे दे मारा। वो शायद उस हमले के लिए पहले से ही तैयार था। उसने सर को झटका देकर खंजर दाएं हाथ में लेकर इस तरह मेरे पहलू में धंसाना चाहा कि मैं दूसरा सांस भी नहीं ले सकता था, मगर मैं एकदम नीचे बैठ गया। उसका उठा हुआ हाथ खंजर समेत दीवार में जा लगा। उसकी नियत को समझकर मैंने उसकी कलाई दाएं हाथ में पकड़ी और उसे पूरी तरह बेबस कर देने के लिए मैंने उसकी गर्दन पर बायां हाथ डाल दिया। ब्रीफकेस उस वक्त सीढ़ियों पर पड़ा था। खंजर उसके हाथ से छूटा तो उसके साथ ही उसका वजूद सुनसान हो गया। आंखें खुली की खुली रह गईं और वो बेजान होकर सीढ़ियों पर से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। उसी वक्त सॉफ्टनर सामने आ गई। वो बड़ी खामोशी से सीढ़ियां चढ़ी और मेरे करीब से गुजरकर आगे निकल गई। एक हल्की सी सरगोशी मुझे सीढ़ियों में सुनाई दी। वो कह रही थी, मेरे पीछे आओ, मगर फासला देकर। वो अजीब औरत थी। इतना बड़ा हादसा हो गया और वो भी महज उस ब्रीफकेस की वजह से, मगर वो उसे मेरे हाथ से लेने के बजाय मुसलसल मुझे हिदायतें देती चली आ रही थी और मैं उस ब्रीफकेस का गुलाम होकर रह गया था। ये महज इत्तेफाक था या वो वक्त ही ऐसा था कि सीढ़ियों में मुझे कोई और आदमी नहीं मिला। लोग शायद ऐसी ही वारदातों से बचने के लिए जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। मैं उसके पीछे चलता हुआ इमारत की 3री मंजिल पर जा पहुंचा। वो बाएं हाथ मुड़ी और तीसरे दरवाजे पर रुककर ताला खोलने लगी। मैं अब भी उससे कुछ फासले पर खड़ा था, जैसे उसने मुझे महसूर कर रखा हो। मैं कोई और बात सोच ही ना सका था। हालांकि वो ब्रीफकेस उसके हवाले करके मुझे रास्ते में ही उससे अलग हो जाना चाहिए था। फायदा ही क्या था? वो अपने शौहर के सुराग रसानों से डरती थी तो डरती रहे, मुझे क्या लेना था उससे। मगर जिस अंदाज से वो मुझसे मुखातिब हुई थी और जिस अपनायत का वो इजहार कर चुकी थी, वो इस शहर में इतना बेयारो मददगार होने की वजह से मेरे लिए एक नेमत बन गया था और मैं इसीलिए उसके साथ चला आया था। मगर अब वो सौदा बहुत महंगा पड़ रहा था। एक आदमी तो मेरे हाथों अभी अभी दरियाबुर्द हुआ था। पता नहीं उसकी वजह से और कैसे कैसे हादसे मेरी राह तक रहे होंगे।